Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. Hello and Assalamu alaikum everyone. Once again, I welcome you all in the Zero to Get Hired program sponsored by Skills Grid. Okay, so आज का जो लेक्चर है वो आपको रिकॉर्डिंग की फॉर्म में मिलेगा. As due to some reasons I am not available for the live class, तो बजाय इसके कि हम क्लास को कैंसिल कर देते, I thought recording is a good option, would be a good option. क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स ही ले रहे हैं. ओके, सो हमने अब तक लिंक्डइन पूरा बना लिया, लिंक्डइन की ऑप्टिमाइजेशन भी कर ली, हमने अपनी टारगेट ऑडियंस भी फाइंड आउट कर ली, हमने अपनी नीश भी फाइंड आउट कर ली, हमने ये भी देख लिया कि हमने अपनी दुकान को बनाना कैसे है, और हमने अपनी दुकान बना भी ली है. लेकिन अब उस दुकान के अंदर जो सामान रखना है, जो मटेरियल रखना है, इट मीन्स कंटेंट आपने क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, इसको भी हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर कवर अप किया था कि कौन सा कंटेंट आपको पोस्ट करने की वजह से क्लाइंट मिलेंगे. ठीक है, हमने वो भी डिस्कस कर लिया और इस पे मैंने असाइनमेंट दी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी भी मेंबर की तरफ से वो असाइनमेंट नहीं मिली है. लेट मी क्लियर वन थिंग. देखें, मैंने ये एग्जांपल आपको लास्ट टाइम भी दिया था, मैं अगेन से दे रही हूँ. आपने एक बहुत अच्छी जगह पे अपनी शॉप खोली है, ठीक है, वो एक बहुत सुटेबल प्लेस है. हम कभी भी कोई भी शॉप खोलते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि वो जगह कैसी है. जिस चीज़ की हम शॉप खोल रहे हैं उस चीज़ के लिए वो जगह सुटेबल है या नहीं है, हम ये देखते हैं. आपने बहुत अच्छी लोकेशन पे अपनी शॉप खोल ली है, दुकान भी बहुत प्यारी है, बाहर से बोर्ड वगैरह अच्छा लगा हुआ है, सब कुछ, पूरी दुकान के अंदर फर्नीचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन दुकान के अंदर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है. कोई भी आपकी दुकान पे आएगा? ऑब्वियसली नॉट. बिल्कुल ऐसे ही आपकी प्रोफाइल है. जहां तक अभी आप सबकी प्रोफाइल बनी हुई है वो एक बहुत अच्छी लोकेशन पे, बहुत अच्छी दुकान, बहुत अच्छे फर्नीचर के साथ सेटल्ड है. लेकिन अगर आप कंटेंट नहीं अपलोड करेंगे तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल उसी शॉप की एग्जाम्पल होगी जो कि हर तरीके से A1 है, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू करते हैं. इट मीन्स अपने कंटेंट पे काम करना शुरू करते हैं. कंटेंट कैसे बनाना है, किस तरह का बनाना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है. लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग्स ना ही, अगर आप स्लाइड्स को भी पढ़ लें तो आपका बहुत सारा कंटेंट जो है वो कवर हो जाएगा, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी कवर हो जाएंगे. ओके, तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ कि हमने किस तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच आउट करना है, यानी कोल्ड ईमेलिंग और कोल्ड डीएम्स हमने कैसे करने हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है. क्योंकि हम सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट्स नहीं लेंगे, बल्कि हम कंपनीज को भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी इसी प्रोफाइल से. लेकिन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक अच्छा रेज्यूमे भी होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम अप्लाई कर सकें. और अप्लाई करते हुए जब हमारी प्रोफाइल पे वो लोग आए तो फिर वो हमें शॉर्टलिस्ट कर लें. लेकिन पहला स्टेप कंपनीज को अट्रैक्ट करने का आपका रेज्यूमे होता है, देन सेकंड स्टेप आपकी प्रोफाइल होती है. तो आज हम उस रेज्यूमे को भी डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने किसी कंपनी में अप्लाई करना होता है. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढते हैं. इसके ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढनी होती है. ठीक है, जब आपको पता चल गया कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, तो आपने इस चीज के ऊपर भी रिसर्च करनी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस को और कौन ये सर्विसेज दे रहा है. इट मींस जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई और भी दे रहा होगा. इफ यू आर अ करियर काउंसलर तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग करियर काउंसलिंग की सर्विसेज लिंक्डइन पे दे रहे होंगे. ऐसा ही है. तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उन कॉम्पिटिटर्स के साथ कनेक्ट करना है. कनेक्ट करके उनके साथ डीएम में प्रोफेशनली कन्वर्जेशंस करनी है.
उनके साथ कनेक्शन बनाना है, उनके साथ नेटवर्क बिल्ड करना है। जब आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपने उनको इनबॉक्स में मैसेज करना है, आई एम हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल वहाँ पे शेयर कर दें कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे कनेक्ट होके, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे अपनी ही फील्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी, जिससे उनका ऑरा बहुत बढ़ जाता है। आपका थोड़ा सा माइनस जरूर होता है, लेकिन ये आपको बेनिफिट्स देता है। बेनिफिट्स कैसे देता है? जब आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करके आपसे ज्यादा क्लाइंट्स ले रहे हैं। आप उससे भी ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर मार्केट में आ जाते हैं। इसी वजह से आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आपने ये सारी की सारी चीजें खुद से मैन्युअली नहीं करनी। अगेन, आपने बहुत सारे एआई टूल्स यूज करने हैं टू डू ऑल दीज वर्क्स। अगर आप खुद मैन्युअली बैठ के करेंगे तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्यास भी आ जाएगा, वो आपने नहीं करना। एआई का इस्तेमाल करें वाइजली, जिस तरीके से मैं आपको बताती रही हूँ, और अपने इस काम को आसान बनाएं। ओके। नाउ, अब जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको आप दिखेंगे कैसे कि मैं भी कोई चीज हूं। आपने उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ तो कनेक्शन बना लिया, क्या आपने अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाया? अब वो आप कैसे बनाएंगे? आपने अपनी टारगेट ऑडियंस सर्च करनी है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम अ करियर काउंसलर। अब मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है? स्पेशली वो जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, या वो जिन्होंने इंटर तो कर लिया है लेकिन अब आगे क्या करना है उनको नहीं पता। तो मैं क्या करती हूँ, या तो सर्च करती हूँ साइकोलॉजी अंडर ग्रेजुएट लिंक्डइन पे जाके, या फिर मैं ये सर्च करती हूँ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ठीक है। लिंक्डइन का आपके पास सर्च बार होता है, वहां पे जाके आपने सर्च करना है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अब जितने भी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल वहां पे आ जाएगी जो कि इंटर के अंदर है, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करूंगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगी। फॉलो नहीं, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगी। जैसे जैसे वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, एक तो वही बात कि मैं उनको डीएम में मैसेज कर दूंगी, हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। दूसरा, उनकी प्रोफाइल पे अगर कोई भी पोस्ट या कंटेंट आता है तो मैं रेगुलरली लाइक भी करूंगी, रेगुलरली कमेंट भी करूंगी। अब ये लाइक और कमेंट उनको फायदा दे या ना दे, लेकिन आपको जरूर देगा, क्योंकि आप उनको दिख जाएंगे। और दिखने के बाद जब आप कंटिन्यूअसली लाइक और कमेंट कर रहे होंगे तो आप उनको याद भी रह जाएंगे। याद कैसे रहेंगे? वो बंदा है जो ये सर्विसेज देता है। अब जब भी वो पर्सन कंफ्यूज होगा, उसको याद आएगा, ओह दैट पर्सन, मैं उसको मैसेज करके अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली द स्ट्रैटेजी हाउ टू विजिबल टुवर्ड्स योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है। अब आते हैं जनाब कि कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है। बेसिकली कोल्ड ईमेल्स आप तब करते हैं जब आपके पास ईमेल्स का बहुत ज्यादा डेटा होता है। अब ईमेल्स के लिए आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। अब फोरकास्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट टेक्निक जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लिंक्डइन है, ठीक है, तो लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग अपनी ईमेल्स भी शेयर करते हैं। ठीक है। तो अगेन, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे और चेक करेंगे कि ये ईमेल उसने शेयर की हुई है या नहीं की हुई है। अगर की हुई है तो आपने अपनी स्प्रेडशीट बना लेनी है। ठीक है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपने एक स्प्रेडशीट खोल लेनी है। ठीक है। यहाँ लिंक्डइन पे आना है। ठीक है। लिंक्डइन के सर्च बार में आपने, आप जैसे मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो साइकोलॉजी अंडर ग्रेजुएट है, तो आपने यहाँ पे आके सर्च करना है साइकोलॉजी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है। और एंटर प्रेस कर देना है।
जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको बहुत सारे साइकोलॉजी अंडर ग्रेजुएट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको शीट्स खोलनी है। ये आपके पास शीट्स खुल गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, कोई भी हेडिंग लगा दें, माय यहाँ पे आप हेडिंग लगा दें, माय टारगेट ऑडियंस ईमेल्स फॉर कोल्ड ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखते हैं ईमेल्स। अब इसको ना जिस तरीके से भी आप क्या कहते हैं कस्टमाइज करना चाहते हैं, यू कैन डू फॉर योर ओन, अपनी आसानी के लिए आप जिस तरीके से भी इस शीट को कस्टमाइज कर सकते हैं आप कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये बहुत सारे आपको पीपल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से पहला भाई एस्पायरिंग साइकोलॉजिस्ट यानी अभी जो है ये स्टूडेंट है। आई एम चेकिंग कि भाई कहीं से मुझे इनकी ईमेल मिल जाए, बट नहीं है अवेलेबल, ठीक है। हम अबाउट पे चेक कर लेते हैं, मे बी यहाँ पे हो, नहीं है अवेलेबल, ओके। ईमेल नहीं है तो हम चेक करते हैं कि भाई इनका कोई नंबर मिल जाए, नहीं है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेट्स क्लिक ऑन दिस। लेकिन हमें सिर्फ दुआ फातिमा की प्रोफाइल का लिंक मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ शीट पे आके यहाँ पे मैं नंबर्स लिखती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ डीएम, ठीक है। अब दुआ फातिमा का ना मुझे ईमेल मिली ना मुझे नंबर मिला, डीएम यस, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल है तो मैं डीएम तो कर सकती हूँ। तो कोल्ड ईमेलिंग की जगह मैं इनको कोल्ड डीएम करूंगी, ठीक है। फिर हम दूसरी कोई प्रोफाइल देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो मोहम्मद जुहेब की प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी हम देख लेते हैं, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन में हमें क्या मिलता है जी, हमें वेबसाइट भी मिल रही है, हमें नंबर भी मिल रहा है, हमें ईमेल भी मिल रही है। तो हम सारी चीजों को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया। ये हमने पेस्ट कर दी इनकी ईमेल, इनका नंबर भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डीएम भी हमने यस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपके पास ये पूरी एक रिसर्च करने के बाद लिस्ट बन के रेडी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आएंगे अपनी उसी कोल्ड ईमेलिंग वाले स्ट्रक्चर पे हम वापस आते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास एक पूरा डेटा हो जाएगा, एक नंबर्स का और दूसरा ईमेल्स का और दूसरा इनबॉक्स मैसेजेस का, अब आप क्या करेंगे, आपके पास अपनी टारगेट ऑडियंस का डेटा आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि उस बंदे को आपने रीच आउट करना है खुद। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम समझते हैं कि हमने प्रोफाइल बना ली, हम कंटेंट भी डाल रहे हैं, अब लोग हमारे पास खुद आएंगे काम के लिए, नहीं। स्टार्टिंग वाले डेज में, स्टार्टिंग वाले मंथ्स में, इवन शुरू के 2-3 साल तक आपको लोगों को खुद रीच आउट करना होता है। आई एम गिविंग दीज सर्विसेज, डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू वांट टू बुक अ फ्री कंसल्टेशन विथ मी। मैंने बताया था कि फ्री कंसल्टेशन क्यों देते हैं हम, 10 मिनट की कॉल आप उनको फ्री में दें और कहें कि अगर आप सेटिस्फाई हो गए हैं तो हम आगे कॉल को कंटिन्यू जरूर करेंगे, लेकिन वो कॉल पेड होगी, ठीक है। इस तरीके से वो बंदा भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैं किसी स्कैमर से बात नहीं कर रहा और आपको भी आपका क्लाइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक ईमेल दोबारा से एआई से टाइप करवानी है, जिसमें आप उसको बताएं कि भाई ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और इसकी पेन पॉइंट को हाईलाइट करते हुए मेरी सर्विसेज को ड्रॉप डाउन करो और इसको ईमेल में कन्वर्ट करके दे दो। वो आपको ईमेल कन्वर्ट करके दे देगा और आपने बहुत प्यार से ईमेल को टाइप करना है। ईमेल को टाइप करने का भी एक तरीका होता है जो कि आपको प्रोफेशनल बनाता है, ठीक है। तो आपने उसी तरीके से बहुत प्यारे प्यार वाले तरीके से ईमेल करनी है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ही मैंने इस रिकॉर्डिंग से पहले कुछ हायरिंग की ईमेल्स का रिप्लाई किया है।
तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, दिस वन। ठीक है, आप क्या करते हैं, अपनी ईमेल के अंदर अपना सब्जेक्ट टाइप करते हैं। ठीक है, दूसरा, अच्छा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, आप अपनी ईमेल के अंदर हमेशा सब्जेक्ट भी टाइप करते हैं, और इस तरीके से आपकी ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, डियर ऑल कैंडिडेट्स, अगेन पूरा भरा हुआ पैराग्राफ ना हो जिसको पढ़ के वो एकदम बेजार हो जाए कि पता नहीं किस चीज की ईमेल की है इन्होंने मुझे। ठीक है, हर चीज, जो चीज बोल्ड करने वाली है वो आपने बोल्ड करनी है, जो चीज बोल्ड करने वाली नहीं है वो चीज आपने बोल्ड नहीं करनी। और इस तरीके से आपने एक अच्छी सी प्यारी सी कस्टमाइज्ड ईमेल टाइप करनी है, और फिर आपने भेज देनी है अपनी टारगेट ऑडियंस को। दिस इज कोल्ड ईमेल। ठीक है, अब ये जो ईमेल का डेटा होता है ना, ये फोरकास्टिंग के थ्रू लाया जा सकता है, बट वो तरीका एक बहुत डिफरेंट है, तो हम उसको ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसको आपको जो है वो मैन्युअली ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम करते हैं कोल्ड डीएम्स भी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ईमेल थोड़ी ज्यादा फॉर्मल होती है, और डीएम के अंदर हम थोड़ी सी कन्वर्सेशनल टोन ले आते हैं, ताकि नेक्स्ट पर्सन को ये ना लगे कि ये डायरेक्ट मेरे पास आते ही अपनी सर्विसेज सेल करवा रहा है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। लेट मी शो यू, आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनको मैसेज क्या किया। दिस वन, होप वी विल शेयर अ मीनिंगफुल कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, मैंने उसको वहां पे खत्म नहीं कर दिया, मैंने उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी उनके साथ कन्वर्जेशन हुई। ठीक है, उसके अलावा हम्म, एक दो और थे, लेट मी शो यू, दिस वन। ठीक है, इट्स नाइस टू कनेक्ट विथ यू, इट्स प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल नेटवर्क, आई जेन्युइनली एडमायर द वर्क यू आर डूइंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इस तरीके से आपने कन्वर्जेशनल कोल्ड डीएम्स करने होते हैं। ठीक है, ताकि वो कन्वर्जेशन के अंदर लीड करें, और जब लीड हो जाए तो फिर आपके पास चांस होता है वट एवर यू वॉन्ट आप उनसे वो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा लिंक्डइन जो है वो कवर अप हो चुका है। ठीक है, कैसे आपने अपनी नीश फाइंड आउट करनी है, कैसे आपने ऑडियंस ढूंढनी है, कैसे आपने प्रोफाइल बनानी है, कैसे उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कैसे कंटेंट डालना है, कंटेंट पे इंगेज कैसे करना है, लोगों को कमेंट्स कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे ढूंढना है, उनको कोल्ड डीएम्स कैसे करने हैं, उनको कोल्ड ईमेल्स कैसे करनी है, अपनी टारगेट ऑडियंस के जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कैसे कनेक्ट होना है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम बात करेंगे रेज्यूमे पे, और नेक्स्ट वाले के अंदर हम अपनी कोर्स को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जो लास्ट वाली डिटेल्स हैं उनको कवर अप करेंगे, कंटेंट क्रिएशन है, आपका पोर्टफोलियो है, ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। ठीक है, नाउ बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि एटीएस बेस्ड रेज्यूमे आपने बनाना कैसे है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई करना है तो उन ट्रिक्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। होता क्या है, हम इस वजह से भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है। ठीक है, तो देर आर सम टिप्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं आपकी लिंक्डइन बिल्कुल अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, जब भी किसी भी कंपनी में आपने अप्लाई करना है आपकी लिंक्डइन बिल्कुल अपडेट हो। दूसरी चीज, आपने उस कंपनी की रिसर्च करनी है। दूसरा क्या है, कंपनी की रिसर्च करनी है, कंपनी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोलें, कंपनी की वेबसाइट खोलें, एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, किस तरह से करती है, कैसे करती है, कंपनी के अंदर घुस जाए।
बिल्कुल डिटेल में कंपनी को रिसर्च करें। जब आपको सब पता चल जाएगा कि कंपनी क्या है, कैसे करती है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक योर इंटरव्यू। ट्रस्ट मी, ये आपको आपके इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एचआर बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं इस चीज से कि आपको उनकी कंपनी के बारे में पहले से पता है। ठीक है। दूसरी चीज, अब जो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें। जब आपने उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि इनको चाहिए क्या, उस पर्सन के अंदर जिस पर्सन को ये ढूंढ रहे हैं। तो जब आप अपना रेज्यूमे बनाते हैं तो उस रेज्यूमे का जो पहला पहला पार्ट होता है ना, ऑब्जेक्टिव समरी, उस समरी के अंदर हम क्या लिखते हैं? I am a very professional, experienced person, 3-4 year experience. I am a multi-talented person. I can work in under pressures और blah blah blah. हमने ये सारी तारीफें की होती हैं। नहीं, skip it. वो वाला पार्ट हमने लिखना ही नहीं। समरी ऑब्जेक्टिव्स में आपने हेडिंग चेंज करनी है, हाउ कैन आई बेनिफिट यू। क्या लिखेंगे आप? हाउ कैन आई बेनिफिट यू। और उसके अंदर अब आप उनको बताएंगे कि जो जेडी थी उसके अकॉर्डिंगली वाई यू आर अ गुड चॉइस, गुड ऑप्शन फॉर दैम। ठीक है। आपकी रेज्यूमे का पहला पार्ट क्या होगा? हाउ कैन आई बेनिफिट यू। और वो आप कैसे लिखेंगे? जब आपको कंपनी के बारे में पता होगा, जब आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है कि आप ऐसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि अभी ओपन नहीं है, बट यू वांट टू ड्रॉप योर सीवी। ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि उस रोल को सर्च करना है उनकी वेबसाइट पे, उनकी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि एग्जैक्टली वो उस पर्सन से काम क्या ले रहे हैं। ठीक है। और फिर आपने क्या करना है? अपने उस हाउ कैन आई बेनिफिट को कस्टमाइज करना है। ठीक है। इसके बाद आता है कि उस कंपनी के साथ इंगेज हो जाए। अगेन, उस कंपनी के साथ इंगेज हो जाए, उसकी प्रोफाइल पे, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसकी वेबसाइट पे, हर जगह उनको विजिबल आना शुरू हो जाए। ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी तरीके से विजिबल हो, इट्स योर चॉइस, लेकिन उनको दिखे जरूर कि देयर इज आसफा एंड आसफा जो अप्लाई कर रही है, बार जो लाइक कर रही है हमारी पोस्ट को। तो जैसे ही आसफा का डीएम आएगा तो उनको खोलना तो पड़ेगा। खोल लिया, उनको सीवी मिल गई, सीवी पढ़ ली, तो उनके दिमाग में भी जरूर रह जाएगा कि आसफा ने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था। ओके। So these are the tips you have to follow while you are applying for any job. ठीक है। अब हम आते हैं अपने रेज्यूमे के ऊपर। तो रेज्यूमे का हमारा पहला सेक्शन क्या था कि आपने लिखना है हाउ कैन आई बेनिफिट यू। इसके बाद आपकी सारी की सारी जितनी भी एजुकेशन आती है आपने वो लिखनी है। अच्छा, एजुकेशन के अंदर हम एक और बड़ी गलती करते हैं, अपने सीजीपीएस, अपने ग्रेड्स भी ऐड कर देते हैं। इफ यू हैव हाईएस्ट ग्रेड्स और वो हाईएस्ट ग्रेड आपके मेंटेन्ड है, यानी जो है वो आपका मैट्रिक में भी A1 है, इंटर में भी A1 है, फिर सीजीपी भी आपका 3+4 है, यू कैन ऐड इट। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर आपने ऐड नहीं करना। और अपने स्कूल का नाम, अपने कॉलेज का नाम बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं। आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना होता है, मैट्रिकुलेशन, आपका ईयर, और फिर नीचे वाली लाइन पे आप लिखते हैं अपने बोर्ड का नाम। ठीक है। जैसे हमारे हैदराबाद के बोर्ड का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है 22 हैदराबाद, तो मैंने 22 हैदराबाद लिखना है। ठीक है। फिर इंटर का जो आपका बोर्ड था आगा खान बोर्ड है, तो आप आगा खान बोर्ड लिखेंगे। ठीक है। इस तरीके से फिर यूनिवर्सिटी में आएंगे तो यूनिवर्सिटी लिखेंगे। एजुकेशन वाले सेक्शन के अंदर सिर्फ आपकी एचईसी वाली ही एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। फिर एजुकेशन के बाद आपका आ जाता है एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। अब एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर इफ यू आर अ फ्रेशर और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस को उसमें हाईलाइट करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जो इस कंपनी को देख के लगे कि हाँ ये बंदा हमारे काम का है,
वो एक्सपीरियंस जो जेडी के साथ रिलेवेंट हो। नॉन रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस आपने अपनी सीवी में नहीं ऐड करने, ठीक है। फिर एक्सपीरियंसेस के बाद आपके पास सेक्शन आता है ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स या फिर कोर्सेस, ठीक है। आप ट्रेनिंग्स लिख दें तो वो ज्यादा जो है ना मॉडर्नाइज्ड वर्ड लगता है इंस्टीड ऑफ कोर्सेस, ठीक है। फिर वहां पे आपने जो भी कोर्सेज जो भी सर्टिफिकेशंस आपने लिए हुए हैं वो आप ऐड करते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग्स की जगह सर्टिफिकेशन की भी हेडलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती हैं स्किल्स। अब स्किल्स के अंदर भी हम एक और गलती करते हैं, वही हम लिख देते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, मल्टी टैलेंटेड, कैन वर्क अंडर अ प्रेशर, नो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नहीं, वो स्किल्स जो इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो वाली स्किल्स आपने ऐड करनी है, इफ यू हैव एनी, ठीक है। सीवी में इतना झूठ नहीं बोलना कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो फिर वो पता चल जाए कि आपने सीवी जो है अपनी मिस लगारी के कहने पे बनाई थी, तो आपके पास जो नहीं भी था, जो नई भी सर्टिफिकेशन थी वो आपने ऐड कर दी, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि अकॉर्डिंग टू जेडी और अकॉर्डिंग टू कंपनी अपनी सीवी बनानी है। नहीं भाई, अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आपने ऐड करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी एटीएस बेस्ड सीवी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। वन मोर थिंग, अपनी सीवी के अंदर आपने कीवर्ड्स बहुत ज्यादा ऐड करने हैं, वही कीवर्ड्स जो आपकी जेडी के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई भी इमेजेस, कोई भी कॉलम्स, कोई भी टेबल्स आपने अपनी सीवी के अंदर ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब सॉफ्टवेयर पे हमारी सीवी जा रही होती है तो उसको क्लीन सीवी जो है रीडेबल, रीड करने में ज्यादा इजी होती है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने फोन्ट्स भी क्लियर इस्तेमाल करने हैं, बहुत फैंसी फोन्ट्स का नहीं यूज करना है। प्रोफेशनल फोन्ट आपके पास टाइम्स न्यू रोमन है, 12 उसका साइज होता है। हेडिंग का साइज आप 14 रखेंगे या 13 रखेंगे, और बाकी टेक्स्ट का साइज आपका 10 या 12 होगा, ठीक है। इसके अलावा अपनी अचीवमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव लोग होते हैं, वो वॉलंटियर्स अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत सारे वॉलंटियर काम करते हैं और फिर उनको अचीवमेंट्स भी बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल रहे होते हैं। तो आपने, अगर आपको लगता है कि ये आप ऐड कर देंगे और फिर आप एक्टिव कहलाएंगे बिकॉज उनको एक्टिव पर्सन चाहिए, यू कैन ऐड, ठीक है। इस तरीके से आपने जब भी किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, अपने रेज्यूमे को टेलर करना है। सेम रेज्यूमे उठा के आपने हर कंपनी में अप्लाई नहीं करना, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। दूसरी और आखिरी चीज आपकी, कि जब आपने अपना रेज्यूमे सेव करना है तो आपने अपने नाम से और उस कंपनी के नाम से सेव करना है, ठीक है। ना कि कोई फाइल का नाम है या कुछ और एबीसीडी फलाना या कोड फाइल का आ रहा है, नहीं। आपका नाम हौला लगारी रेज्यूमे फॉर ई कॉमर्स, हौला लगारी रेज्यूमे फॉर आईडी क्रिएशन, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। यहाँ तक आपकी आज की क्लास को करते हैं खत्म। अब आप लोगों ने सारा जो भी काम है खुद से करना है, बिकॉज टास्क देने का कोई भी फायदा नहीं है, आप लोग वो टास्क नहीं करते, अनफॉर्चुनेट। सॉरी टू से, अगर मैं रूड हो रही हूँ, अगर मैं हार्श हो रही हूँ, बट इट इज ट्रू, आप लोग टास्क नहीं करके देते, ठीक है। तो टास्क असाइन करने का कोई फायदा नहीं है, मैं लेक्चर डिलीवर कर देती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आप सीखना चाह रहे हैं या उस पर काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम कंटेंट क्रिएशन और पोर्टफोलियो और इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे, और फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाएगा। आई होप कि आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करें, वरना जो आप लोगों के हालात हैं मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी प्रोजेक्ट कर सकेगा। चले, नेक्स्ट वीक तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।